नमस्कार, मैं रविश कुमार। तनावग्रस्त लोगों के लिए आज एक से एक खबर है। तूफानी बाबा के अंदाज में दावा कर सकता हूं कि प्रस्तावना सुनते ही उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। सुस्त चाल से चलने वाली अदालतें बुलेट ट्रेन हो गई हैं। 18 साल से जिस मुकदमे में सजा का इंतजार हो रहा था, चंद मिनटों में बरियों के बरी। सल्तनते बरी के बादशाह सलमान खान बरी होकर बाहर आ गए। हमने और बाकी मीडिया ने इस मसले में इंसाफ वगैरह को लेकर काफी बहस की और इसी के साथ उन तमाम बहसों की भी करारी हार होती है। गवाहों को डराने, धमकाने और भगाने के वे सारे किस्से अब किसी परी लोक की दास्तान में शामिल होते हैं। गरीब आदमी इंसाफ के सुनहरे ख्वाब को देखता रहे। लोकतंत्र में उम्मीद ही वो किरण है जो दिखती किसी और की छत पर है, गिरती किसी और के आंगन में है। अब हम यहां से अपनी कथा का ट्रैक बदल देते हैं। 35% युवाओं से भारत की आबादी की 65% जगह भर गई है। फिर इस देश में 20-22 साल के नौजवान यही सोचने में 30-40 साल लगा देते हैं कि यार पॉलिटिक्स में जाएं या नहीं जाएं, क्या होगा पता नहीं, मम्मी क्या बोलेंगी और डैडी क्या कहेंगे। लेकिन 91 साल की उम्र में नारायण दत्त तिवारी आज अपने 37 साल के पुत्र के साथ दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय चले गए। खबर चली कि तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मगर सफाई आई कि वे नहीं अपने बेटे को शामिल कराने गए थे। बीजेपी ने सफाई न दी होती सूत्रों के हवाले से तो 91 साल की उम्र में तिवारी दल बदल कर रिकॉर्ड बना देते। कुछ समय पहले तक अपने पुत्र को लेकर सोनिया गांधी से मिलते रहे। तिवारी अमित शाह से मिलाए। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले वे अकेले कांग्रेसी नेता हैं। भले ही तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता ना ली हो, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त कोई नेता दूसरी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष के घर कॉफी पीने नहीं जाता है। उन्होंने सदस्यता फॉर्म भले ना भरी हो, मगर बेटे की खातिर वे कांग्रेस की काया से निकलकर बीजेपी की काया में प्रवेश कर गए। राजनीतिक काया प्रवेश के इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पुष्प गुच्छ लेकर मौजूद थे। कहीं दूसरी सफाई ये ना आ जाए कि रोहित ही नारायण दत्त तिवारी को लेकर गए थे, बीजेपी ने उन्हें नहीं बुलाया था। 6 साल तक मुकदमा लड़कर नारायण दत्त तिवारी को पिता के रूप में प्राप्त करने वाले रोहित शेखर भी बीजेपी में शामिल हो गए। रोहित ने तमाम मान्यताओं को अपनी इस लड़ाई से तोड़ा है और मां और पुत्र के लिए उस पिता से अधिकार हासिल किया जो आज बीजेपी के मुख्यालय में अमित शाह से पुष्प गुच्छ रिसीव करते हुए दिखाई दिए। रोहित शेखर भी उत्तराखंड में कहीं से टिकट प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। तिवारी परिवार के बीजेपी में आने से उन पर निशाना बनाने वाले साइबर ट्रोल यानी गाली दस्ते की खुशी का ठिकाना ना रहा होगा। वे मारे खुशी के अपने पुराने ट्वीट मिटा रहे होंगे। तिवारी को लेकर बीजेपी ने न जाने कितनी बातें कही। राज्यपाल के पद पर रहते हुए कथित रूप से सीडी आ गई, तब बीजेपी ने उन पर हमला किया, निंदा की, उन्हें अन्य कारणों से हटाया गया। होता यह है कि जब कोई नेता पुराने दल से नेता जब किसी नए दल में जाते हैं तो उसकी पुरानी बातों को भुला देते हैं और पुराने दल की पुरानी बातों को याद रखते हैं ताकि नए दल में जाकर पुराने दल पर हमला कर सके। आप दर्शकों को मेरा यह वाक्य जटिल लगा होगा, लेकिन भारतीय राजनीति का एक सूत्र वाक्य है, इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आना चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी के नेता दिल छोटा ना करें। वहां जाने के बारे में बिल्कुल ना सोचे जहां से लोग उनके यहां आ रहे हैं। कांग्रेस में जो बचे खुचे हैं उनकी मुश्किलें भी समझता हूं। यही सोच रहे होंगे कि रह जाएं कि चले जाएं। बीजेपी के बड़े नेताओं की उदारता की मिसाल दी जानी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को अपने यहां शामिल कराते हुए उनके मन में किसी प्रकार की कोई ग्लानि नजर नहीं आती है। उत्तराखंड की तरह अरुणाचल और असम में तो पूरी या अधिकांश कांग्रेस ही बीजेपी में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तराखंड में सोनिया कांग्रेस और मोदी कांग्रेस के बीच मुकाबला जैसी हेडलाइन देखकर सतर्क हो जाना चाहिए। यह अमर उजाला की हेडलाइन है। मोदी या शाह ने कभी सपने में भी न सोचा होगा कि उम्मीदवार उधार लेने वाली उनकी उदार पार्टी को कोई मोदी कांग्रेस लिख देगा। कांग्रेस मुक्त नारा था, मगर कांग्रेस का नाम उनसे चिपक गया, वो भी मोदी कांग्रेस। लतीफे भी बन रहे हैं कि उत्तराखंड में पुरानी कांग्रेस को चुनने के लिए बीजेपी को वोट दें। सुबह सुबह कांग्रेस के एक मंत्री यशपाल आर्या शामिल होते हैं बेटे के साथ, शाम को बेटे सहित टिकट ले लेते हैं बीजेपी से। राजनीति में टिकट प्राप्ति की तत्काल सेवा भारतीय रेल की तत्काल सेवा से भी आगे निकल गई है। बीजेपी ने जिन 64 उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए हैं उत्तराखंड में, उनमें से 14 दूसरे दलों से आए हुए हैं। राजनीति में परिवारवाद पर सबसे ज्यादा अटैक बीजेपी करती है, यह उसका मुद्दा है। मगर उसके भीतर न सिर्फ परिवारवाद पनप रहा है, बल्कि वो बाहर से भी परिवारवाद का आयात कर रही है। उत्तराखंड में तो 2-2 परिवारों का कांग्रेस से आयात हुआ है। पहले भी एक पंत परिवार का आयात हो चुका है। उत्तराखंड बीजेपी के भीतर के परिवारवाद की सूची प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले नंबर पर आता है टिहरी का राज परिवार, फिर खंडूड़ी परिवार, उनकी बेटी को टिकट मिला है। पंत परिवार पुराने जमाने का परिवार, कांग्रेस से बीजेपी में आया। बहुगुणा परिवार,
आर्या परिवार, राणा परिवार, कंडारी परिवार और अब तिवारी परिवार नामक 8 प्रकार के परिवारवाद को मौका दिया गया है बीजेपी में। इस सूची में अपने परिवार का नाम न देखकर दुखी होने वाले परिवार प्रधानों से मैं माफी मांगता हूं। किसी दुर्भावना के कारण उनका नाम नहीं छोड़ा, बल्कि छूट गया होगा। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कई साल से संगठन में सफल रहे, मगर 3 बार से टिकट नहीं मिल रहा है। इस बार भी पंकज सिंह की चर्चा है, देखें मिलता है कि नहीं मिलता है टिकट। राजनाथ सिंह को कल्याण सिंह से इसका राज पूछना चाहिए कि वे पंकज के लिए क्या कर सकते हैं। कोई उपाय बताएं महाराज, कोई शनिचर का पूजा व्रत वगैरह वगैरह। ऐसा बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राजस्थान के, जो कि राज्यपाल हैं, उनके बेटे राजवीर सिंह बीजेपी से सांसद हैं। राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह को विधानसभा का टिकट दिया गया है। पुत्रवधू का भी नाम चल रहा है, पर चर्चा में है। हमने मीडिया रिपोर्ट और संवाददाताओं से बात कर यूपी बीजेपी के भीतर परिवारवाद की एक त्वरित सूची बनाई है। त्रुटि के लिए माफी वांछित है। आधार यह है कि परिवारवाद के नाम पर कोई संगठन में है, या चुनाव लड़ा है, या दावेदारी कर रहा है। हम नेताओं के नाम और उनके रिश्ते नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उपनामों से, जैसे तिवारी परिवार। इस तरह से सूची बनाई है जो अब निम्नलिखित है। संत कबीर नगर से त्रिपाठी परिवार, अलीगढ़ बुलंदशहर इलाके से कल्याण परिवार, बरेली में गंगवार परिवार, लखनऊ में टंडन परिवार, कल्याणपुर में कटियार परिवार, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी कई परिवार, चुलबुल सिंह का परिवार, वाराणसी कैंट से श्रीवास्तव परिवार की तीसरी पीढ़ी दावेदारी करी है। गाजीपुर में राय परिवार, कृष्णानंद राय की पत्नी है जो चुनाव लड़ी हैं। वाराणसी भाजपा संगठन में कपूर परिवार। आगरा की तरफ बाह में राजा दमन सिंह की पत्नी प्रक्षालिका सिंह। राजा दमन सिंह को 2 दलों की सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवरिया से सांसद सेंटर में मंत्री कलराज मिश्र के पुत्र अमित मिश्रा लखनऊ से टिकट मांग रहे हैं। इस तरह से मिश्रा परिवार का उदय होता है। कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं, इसलिए एक और बहुगुणा परिवार उत्तराखंड में है तो यूपी में उदय होता है। मुरादाबाद के सांसद सर्वेश सिंह अपनी पत्नी और बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। बांदा के सांसद भी अपने भतीजे के लिए टिकट मांग रहे हैं। जो जिनका नाम छूट गया है वो ये ना समझे कि वो टिकट ना मांग रहे हैं। कुल मिलाकर हम 12-13 परिवारों तक ही पहुंच पाए। आप कहेंगे कि परिवारवाद तो सभी में है, फिर बीजेपी के परिवारों की लिस्ट क्यों की? ये एक तरफा है, ये सवाल वाजिब है, क्योंकि बीजेपी मानती रही है कि इस मामले में उसे नैतिक श्रेष्ठता हासिल है। अमित शाह जिस पद पर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के, जिस पार्टी के, वहां परिवारवाद के कोटे से आज तक कोई नहीं पहुंचा है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी परिवारवाद के प्रमुख चेहरे बताए जाते हैं। वहां चांदी की चम्मच वालों के लिए सीट रिजर्व है, टॉप सीट। इसका मतलब यह नहीं कि परिवारवाद की पहचान सिर्फ टॉप सीट से ही की जाए। सांसदों के हिसाब से बीजेपी में परिवारवाद देखिए किस तरह से पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। वसुंधरा की बहन यशोधरा मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। मेनका गांधी मंत्री हैं। बेटे वरुण सांसद हैं। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह सांसद हैं। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा सांसद हैं और वित्त राज्य मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर सांसद हैं, युवा मोर्चा के चीफ थे। पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश सिंह वर्मा सांसद हैं। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन सांसद हैं, अब युवा मोर्चा की चीफ हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र सरकार में कबीना मंत्री हैं। कुछ नाम छूट गए हो तो माफी। प्रधानमंत्री ने टिकट बांटने से पहले कहा था कि परिवार और नातेदारी के आधार पर टिकट ना मांगे। रातों रात दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट मिलेगा और सालों साल खटने वाले अपने पिताजी के पीछे पीछे, भैया के पीछे पीछे, चाची के पीछे पीछे खटने वालों को परिवार के नाम पर टिकट कैसे कट सकता है? ये चिंता की बात है कि कई सालों से परिवारवाद से लड़ने वाली बीजेपी के भीतर भी यह बीमारी घुस गई है। वैसे बीजेपी ने कांग्रेस, राजद जैसे परिवारवादी दलों पर हमला किया, मगर अपने सहयोगी दलों के परिवारवाद पर कभी हमला नहीं किया। बादल परिवार पंजाब में आप जानते ही हैं, उनकी बहू को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। अकाली दल सरकार में पिता मुख्यमंत्री हैं, पुत्र उप मुख्यमंत्री हैं। ये परिवारवाद नहीं है शायद। महबूबा मुफ्ती भी परिवारवाद के कोटे से आती हैं, वो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। अब उनके छोटे भाई भी पीडीपी में शामिल हो गए हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे को इसी कोटे से जगह मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी में पासवान परिवार के क्या कहने, गजब गजब कहानी है। टीडीपी और केसीआर में भी पुत्रों ने पिता की पार्टी चलानी शुरू कर दी है। वंशवादी राजनीति पर रिसर्च करने वाले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कंचन चंद्रा ने लिखा है कि संसद में 66% पार्टियां परिवारवादी हैं। कांग्रेस के 44 सांसदों में से करीब 20-21 सांसद परिवारवादी वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। हारते हारते भी कांग्रेस में परिवारवाद नहीं हारा, लेकिन जीतते जीतते बीजेपी में परिवारवाद की अमर बेल फैल गई है। कंचन चंद्रा के अनुसार बीजेपी के 15% सांसद परिवारवादी हैं। मौजूदा लोकसभा के सभी दलों को मिलाकर
22% सांसद परिवारवादी होते हैं। हिसाब ठीक किया है तो मतलब हुआ 100 से अधिक सांसद। मोदी सरकार में 24% मंत्री ऐसे हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं। बीएसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को निकालते वक्त मायावती ने कहा कि वे अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए निकाल दिया। अब बीएसपी में ने भी परिवारवाद का खूब पालन किया है, अलग अलग जगहों से दिया है। यूपी में हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने एक त्वरित शोध के आधार पर दिलचस्प सूची बनाई है। इससे पता लगता है कि कई इलाके परिवारों की चपेट में आ गए हैं। ये परिवार एक से अधिक दल में दखल रखते हैं। बीमार चल रहे वकार अहमद शाह बहराइच शहर से विधायक हैं, सपा सरकार में श्रम मंत्री रहे। इनकी पत्नी सईदा बहराइच से सांसद रहीं। इनका बेटा यासिर शाह सपा सरकार में ट्रांसपोर्ट पावर मिनिस्टर है। अब दूसरी ग्राफिक्स आजमगढ़ का बाहुबली यादव परिवार बताते हैं। बलराम यादव सपा सरकार में मंत्री रहे, सांसद भी रहे। बेटा संग्राम यादव अतरौलिया से विधायक। बसपा के नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा से विधान पार्षद पहले भी मंत्री रहे हैं। उनके बेटे अफजाल सिद्दीकी भी टिकटार्थी हैं। यह शब्द आजकल प्रचलित कम हो गया है, मगर टिकटार्थी हैं। खुद राजकिशोर सिंह सपा के हरैया से विधायक मंत्री रहे। इनका भाई डिंपल सिंह रुदौली से सपा के प्रत्याशी। गोंडा के कुंवर खानदान की कहानी पर तो सीरियल बननी चाहिए। कुंवर आनंद सिंह गौरा से सपा के विधायक, कैबिनेट मंत्री। इस बार वे सपा से अपनी जगह नाती के लिए टिकट मांग रहे हैं, मगर अपने बेटे कीर्तिवर्धन सिंह को बीजेपी से सांसद बना चुके हैं। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के चचेरे भाई विक्रम सिंह सपा से टिकट मांग रहे हैं। शिवपाल गुट होने के कारण इन्हें निर्दलीय लड़ने की नौबत आ सकती है। गोंडा के ही पंडित सिंह जो सपा के गोंडा सदर से विधायक हैं, कृषि कैबिनेट मंत्री, खुद तरफगंज से टिकट मांग रहे हैं और बेटे सूरज के लिए गोंडा सदर से मांग रहे हैं। अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया कांग्रेस से करनाइलगंज से विधायक रह चुके, फिर उनकी बहन ब्रिज कुंवरी बसपा से करनाइलगंज से विधायक रही। अब लल्ला भैया बीजेपी ज्वाइन करके अपना या अपने बेटे के नाम से टिकटार्थी है। 3 दलों में दखल रखता है ये परिवार। मुजफ्फरनगर से बीएसपी से सांसद रहे कादिर राणा, इनकी पत्नी सईदा बेगम को बीएसपी से बुढ़ाना से टिकट मिला। भाई नूर सलीम राणा चरथावल से बीएसपी से ही टिकट मिला। बाकी भाई न जाने क्या कर रहे थे, उन्होंने टिकट क्यों नहीं मांगा। इसके अलावा भी ज्ञात अज्ञात परिवार हैं। मैंने इतनी लंबी लिस्ट इसलिए पढ़ी कि मैं थक जाऊं ये देखने के लिए कि आप जनता, मतदाता, दर्शक क्या इन नामों और परिवारों से कभी थकते हैं या नहीं। वैसे इस सूची को देखकर लगता है कि परिवारवाद का मुद्दा राजनीति में कानून की तरफ से समाप्त घोषित कर देना चाहिए। इससे बहुत समय बर्बाद होता है। हमने कई सहयोगियों से पूछा, सबने यही कहा कि किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि परिवारवाद से राजनीति को नुकसान होता है। जिन दलों में परिवारवाद नहीं है वहां भी एक ही नेता है, प्रतिभाएं वहां भी नजर नहीं आती हैं। बाकी सब नेता के लिए लाउडस्पीकर का काम करते हैं। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। सुनीता एरन जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी एक किताब भी है द डायनेस्टी बॉर्न टू रूल। तो वो बता देंगे किससे छपेंगे, क्योंकि मैं जिस किताब का नाम लेता हूं कोशिश यही करता हूं कि प्रकाशक और कीमत का भी बता दी जाए ताकि दर्शक बाद में परेशान ना करें। तो ये जवाब देते हुए आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप अपने रिसर्च के दौरान जब लोगों से मिल रही थी तो उन नेताओं में क्या इस बात को लेकर शर्मिंदगी थी कि हाँ वो परिवारवाद के नाम पर टिकट लेकर आसानी से विधायक बन गए, सांसद बन गए, या अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं का हक मारा? देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है परिवारवाद जो एक इशू है वो कभी कभी एक पॉलिटिकल इशू बनता है। और ऑपोजिशन ने शुरुआत करी, गांधी परिवार की खिलाफत जब करनी शुरू करी तब उन्होंने करा। वो बीच बीच में आता है और एक सीजन में, इलेक्शन सीजन में उसको उठाया जाता है, बट वो पब्लिक इशू नहीं बन पाता बिकॉज कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज एक बार उठाती हैं फिर उसके बाद उसको भूल जाती हैं। आप 2014 में देख लीजिए, अगर हम परिवारवाद से लड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं गांधी नाम एमपीज बन के जाएं, तो क्यों मोदी जी ने राहुल जी के खिलाफ तो कैंपेन करा बट सोनिया जी को स्पेयर कर दिया। उसी तरह से अगर हम यादव परिवार के 2 सदस्यों को देखें, उनके खिलाफ भी कोई बहुत ज्यादा उन्होंने कोई ऐसे कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए जो कि डिफीट कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं पे परिवारवाद एक एम्प्टी स्लोगन है, उसको पब्लिक उतना एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट देयर इज अ सर्वे विच सेज कि 45% कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम डॉक्टर है, हमारा बच्चा डॉक्टर है, ये पॉलिटिशियन है, इनका बेटा पॉलिटिशियन है। हमने कई बार फार्मर्स से बात करी, कुछ सड़कों पे बात करी, उनका ये कहना क्या फर्क पड़ता है, हम किसान हैं। जैसे मैंने इटावा और इस बेल्ट में बात करी तो मैंने बहुत पूछा है कि क्यों यादव परिवार के ही लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, इतने सारे लोग हैं। तो उनका कहना है हम किसान हैं, हमारा बेटा किसान ही करेगा। और जो लोग हैं वो बाकी हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, मुलायम सिंह जी, तो उनका बेटा पॉलिटिक्स करेगा।
तो ये सुनीता जी, एक पब्लिक इशू नहीं बन पार्टी पा के रही। स्ट्रक्चर के भीतर एक हुआ आम लोगों की राय परिवारवाद के बारे में। हाँ, आपके पहले जवाब से यह स्पष्ट होता है कि दो परिवारवाद राजनीति के दो अलग अलग दलों के लोग एक राजशाही की तरफ बर्ताव करते हैं कि उनके हितों को ना छुएं, वो हमको ना छुएं, ठीक। लेकिन राजनीतिक ढांचे के भीतर बहुत सारे नौजवान होते हैं जो दरी बिछाते हैं, गाड़ी लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, पट्टी लगा के चलते हैं, आजकल ट्रोल का भी काम कर रहे हैं, गाली देने का, उसमें भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या इन सब को भी की भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी कि मार खाते हुए, दरी बिछाते हुए, पोस्टर लगाते हुए हम भी किसी दिन नेता बनेंगे? क्या उन पर इन मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ता? पार्टी के भीतर जैसे कहते हैं कि सीआरपीएफ का वीडियो मत दिखाओ, मनोबल पर असर पड़ जाता है, तो इन सब बातों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर नहीं पड़ता? नहीं नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? वो भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, वो भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, पर जब चुनाव के वक्त टिकट का मसला आता है तो उसमें कौन जीतेगा वो बड़ी बात आ जाती है। एंड क्योंकि पॉलिटिकल फैमिलीज का एक सेटअप होता है तो उनके लिए चुनाव लड़ना और जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आप बात कर रहे थे 2014, अब हर 5वां एमपी उसके बाद जबकि बीजेपी ने इतना बड़ा इशू बनाया परिवारवाद के खिलाफ, वो लोकसभा में परिवारों से ही गया। महिलाएं, अगर आप देखें, वुमेन तो बिना परिवार के बहुत कम है, आपको बहुत कम मिलेंगी जिन्होंने अपना कोई स्थान बना पाई है। जब तक आप किसी की बेटी, पत्नी या विडो नहीं है तब तक टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिंपैथी वेव चाहिए या जो भी है। और ये जो प्रॉब्लम है ये पंचायत लेवल से शुरू होती है, ये खाली पंचायत से पार्लियामेंट वहां से है कि जो परिवार हैं, जो फैमिलीज हैं वो करते हैं। अब आपने बात करी पार्टीज की, देखिए पार्टी में कौन लीडर होगा वो पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं, वो आप और हम डिसाइड नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस किसी भी वजह से खाली गांधी परिवार को ही रखना चाहती है, उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि जो ऑपोजिशन है जैसे बीजेपी है जिसने परिवारवाद को एक मुद्दा बनाया, उनको लगातार उससे लड़ना चाहिए। अपने भीतर भी लड़ना चाहिए की पॉलिटिक्स पर आपको लगता है कि बहुत दिनों तक मतलब बीजेपी में भी परिवारवाद रहा है, हल्का फुल्का रहा है, इधर उधर दिखता रहा पैचेस में, लेकिन इस तरह से ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गई हो और अब एक आयात की नीति अपनाई जा रही है कि इंपोर्ट किया जाए परिवारवाद को। जैसे बहुगुणा जी आ रहे हैं तो बोनस में बेटे को भी ला रहे हैं, बहन को भी ला रहे हैं, तो इस तरह से तिवारी परिवार, पंत परिवार, इस तरह से परिवारवादों का आयात भी होने लगा है। ये क्यों हो रहा है? ये तो बीजेपी को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इशू बनाया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने इशू नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी उसको इशू नहीं बना रही है, कांग्रेस उसको इशू नहीं बना रही है, खाली बीजेपी उसका एक मुद्दा बना के चलते हैं। फिर उनको तो बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। बट उनका एक और परिवार भी है जहां से लोग आते हैं, वो आरएसएस का परिवार है, संघ परिवार। और अगर आप देखें तो आरएस संघ परिवार से बहुत लोग गए, और मेरा जहां तक ख्याल उस पीरियड में संघ परिवार लोगों की फैमिलीज भी नहीं होती थी। बट जहां जहां पे जब नेता पोजीशन में होते हैं, जैसे कल्याण सिंह जी वो पोजीशन में थे, उनके बेटे को मिल जाएगा। बट अगर आप वर्कर हैं या आप एक एमएलए हैं तो मिलना उतना आसान नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? जहां पर कल्याण सिंह परिवार है, जहां पर पंत परिवार है, वहां पे कार्यकर्ताओं को कोई पार्टी ना ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, आपने कहा कि इन परिवारों के पास संसाधन होते हैं, सेटअप होते हैं, लेकिन उन्हीं जिलों में या क्षेत्र में ऐसे भी परिवार होते हैं जो अच्छे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं बोलने में भी, और उनके पास संसाधन भी ठीक ठाक होता है। तो ये बहाना भी पूरी तरह से सही नहीं लगता कि चूंकि उनकी एक फैमिली बैकग्राउंड रही है और जनता, मतलब कि राजतंत्र हमने स्थापित कर दिया है क्या यहाँ पर कि वो इतनी सरकारों को बदल देती है, इतने नेताओं को बदल देती है, लेकिन ये जिलों में, गढ़ों में, यहां वहां परिवारवाद कैसे बच जाते हैं? तो पार्टियां थोपती हैं ना एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं के नेतृत्व को कुचल कर, कि वो उनको मार दिया जाए ताकि वो जिंदगी भर दरी उठाएं और आजकल ट्रोल बनकर गाली दें, यही करते रहें, नेता ना बने, यही ना? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। बट जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक पब्लिक उसको खिलाफ नहीं समझेगी, तब तक वो नहीं रुक सकता है। पर आपने ये कहा सुनीता जी, आपने ये कहा कि ये पार्टी के भीतर का मामला है, तो मान लीजिए पब्लिक जागरूक नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर का कार्यकर्ता तो जागरूक है। जब वो कांग्रेस पर या आरजेडी पर या समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर हमला करता है, तो परिवारवाद से जुड़े मुद्दे को लेकर सचेत है। इस हमले में बीजेपी के एक आम साधारण कार्यकर्ता की भी पर्याप्त ट्रेनिंग है, क्योंकि जब उनके शीर्ष नेता इतने आक्रामक तरीके से हमला करते हैं
तो वो उस हमले को वो आगे भी बढ़ाता है कार्यकर्ता। तो क्या वो नहीं देखता होगा कि हमारी पार्टी के भीतर भी ये घुन लग रहा है? देखिए जो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, जब मैं अपनी किताब लिख रही थी तब मैंने देखा कि मोदी जी ने एक रैली करी, हरियाणा में करी, पंजाब में करी और जगह। पंजाब में उनकी रैली में वो पूरा परिवार बैठा हुआ था, सारा का सारा बादल परिवार बैठा हुआ था। उन्होंने वहां पे परिवारवाद की बात नहीं करी। जैसे ही वो उठ के हरियाणा गए या उसके बाद वो कश्मीर गए, वहां पे उन्होंने परिवारवाद की बात करी। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको जैसे लड़ना चाहिए उससे ऐसे नहीं लड़ती है, सीरियसली नहीं लड़ती है। दूसरा, मैंने आपसे कहा पार्टीज में कौन उसका अध्यक्ष होगा, ये पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं। अगर कांग्रेस के लोगों को ये लगता है कि गांधी हमारी पार्टी को यूनाइटेड रख सकते हैं, आवाज वहां से उठनी पड़ेगी कि हमें फैमिली नहीं चाहिए, हमें कोई और, हमारे पास इतने लीडर्स हैं, वहां से कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए। जब हमने कांग्रेस से लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ही इसको यूनाइटेड रख सकता है, नहीं तो पार्टी में बिखराव हो जाएगा। तो ये वो भी लोग इसी पब्लिक के ही होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये जो परिवारवाद है, इससे अगर लड़ना है, अगर इससे हमें करना है, तो वो एट एवरी लेवल करना पड़ेगा और वो इलेक्शन के टाइम सुनीता जी, आपने अभी तक अपनी किताब की कीमत और पब्लिशर का नाम नहीं बताया है, पर एक बात बता दीजिएगा। हाँ, फिर लोग पूछेंगे, मैं बता दूं, मेरा ये अपना कायदा है, मैं किसी भी किताब को ऐसे नहीं लिखता ना जी। पब्लिशर हे हाउस है। अच्छा। एंड बुक की जो कीमत है वो 600 रुपीज के आसपास है। ठीक है, अगर डिस्काउंट आप दिलाए तो बाय लार्ज उसमें। अब मेरा सवाल ये है कि जी, हाँ जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, इस परिवारवाद के संदर्भ को लेकर, इससे राजनीति को क्या नुकसान होता है या कोई नुकसान नहीं होता? लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब उनको तो किसी बात से फर्क ना पड़े वो चलेगा, लेकिन आपने अपने अध्ययन के दौरान क्या देखा कि राजनीति को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, टैलेंट नहीं आ पाता। जो आपके पास जरूरी नहीं है कि जो लोग परिवारों में ही आते हैं वही अच्छी राजनीति कर सकते हैं। बाहर भी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आपको याद होगा कि बीच में राहुल गांधी जी ने सब जगह एक टैलेंट हंट किया था, बट उसमें से टिकट्स नहीं दी गई। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आया, लंबी लंबी क्यू लगा के लोग खड़े हुए, अपने अपने एप्लीकेशंस दी उन लोगों ने, बट उनको टिकट नहीं मिल पाया। सेकंड, जो प्रोफेशनल्स होते हैं पॉलिटिक्स में, बहुत इन्वेस्टमेंट मनी एंड टाइम का करना पड़ता है। आपको एकदम टिकट, मैंने जो पुणे का एक इंस्टीट्यूट है वहां के कुछ स्टूडेंट से बात करी, तो उनका ये कहना था कि हमें एकदम टिकट चाहिए। वो टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो 10 साल नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश यादव 10 साल तक उन्होंने थोड़ी सी अपनी पार्टी में स्ट्रगल किया, उसके बाद उनको कुर्सी मिली। राहुल गांधी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एमपी बन गए होंगे बट इलेक्शन नहीं जीत पाए कई स्टेट्स में, अभी भी स्ट्रगल उनकी चल रही है। होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं इसको, जो पुणे के इंस्टीट्यूट से, उनका भी ये कहना था कि हमारे को टिकट नहीं मिलती है क्योंकि वी आर नॉट विनर्स, बट दे हैव टू इन्वेस्ट टाइम। अगर आप ये सोचे कि आज आप पढ़ के आए और कल आपको एकदम टिकट मिल जाएगी, वो तो ठीक है, वो तो जो नए लोग हैं उनके लिए बात सही है सुनीता जी, लेकिन जो पार्टियों में आ गए हैं, जैसे माना जाता है कि काडर के रूप में बीजेपी के पास मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है। आरएसएस के पृष्ठभूमि से बहुत सारे लोग एबीवीपी के जरिए खटते चले आ रहे हैं, काम करते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने तो अपना 10 साल या 15 साल लगाया है, फिर उनका हक तो मारा जा रहा है ना। देखिए, अब उसमें वही बात होती है ना कि कितनी टिकट्स हैं आपके पास। अगर यूपी में चुनाव हो रहा है तो आप खाली 403 लोगों को तो टिकट देंगे ना। मेरा जहां तक ख्याल है, अगर बीजेपी जैसी पार्टी को परिवारवाद से लड़ना है तो अगर वो धीरे धीरे उसका परसेंटेज भी कम करते रहे और टैलेंट को एबीवीपी और बाकी जगहों से ले, उनकी पार्टी के लिए ही भला है, क्योंकि देन वर्कर का और कमिटमेंट होगा। बट रवीश जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कास्ट है। कास्ट बढ़ावा करती है परिवारवाद को, क्योंकि आप देखते हैं कि एक कास्ट की फैमिली है, उसी कास्ट का फिर वो फैमिली चलती रहती है। बारिंग गांधी जो कि उनका अलग है, बट अगर आप सारी जगह देखें वहां पे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कनेक्शन होता है कास्ट का, जिससे वो चलती है। स्पेशली इन यूपी, अब जैसे कल्याण सिंह जी है, उनकी फैमिली को क्यों टिकट दिया जा रहा है? क्योंकि उस जगह से दिया जा रहा है जहाँ पे लोध बहुत है। अब क्योंकि कल्याण सिंह जी समाज ने कई लोध नेताओं को तो चुना है, मतलब उसी लोध समाज ने अलग अलग पार्टी में लोध नेताओं को तो चुना ही है ना। ऐसी बात नहीं है कि पूरा लोध समाज मिलके एक कल्याण सिंह, फिर उनके बेटे, फिर उनके पोते, फिर न जाने और कौन कौन को चुनता रहेगा।
आई एग्री विद यू, वहां पे मैं आपसे एग्री करती हूँ, बट कल्याण सिंह जी की आज भी जो बात है, जो वेट है लोध कम्युनिटी में, वो उन नेताओं से थोड़ा ज्यादा है। आप अगर ये सोचिए कि खाली कल्याण सिंह जी एक अपनी सीट जिता लेंगे या वो बात नहीं है। उनका अभी भी लोध में वो एक लोधों के नेता माने जाते हैं, कुर्मियों के नेता हैं। तो ये है कि बाकी लोग भी जीतते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीतते हैं, पर क्योंकि एक कास्ट फॉलोइंग होती है, जैसे यादव्स की एक कास्ट फॉलोइंग है, तो उसमें वो ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। वो कहते हैं कि वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई कि जब मैंने मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी का पूछा, तो मैंने कुछ लोगों से बात करी, बोले वो देखने में भी वैसे ही लगता है, लुक्स। एक ये भी एक इशू है गांव में कि चेहरा वैसे ही है, चाल वैसी ही है, जाति वही है। तो ये भी एक इशू है जो कि पर एक और चीज देखिए कि जैसे ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं या जयललिता थी, इस तरह के राजनेता जिनका अपना कोई सीधा परिवार नहीं है, तो उन नेताओं में ये लोग तो प्रभावशाली नेता हैं, पर इनकी पार्टियों में भी नेतृत्व उसी तरह से खाली है जिस तरह से परिवारवाद के कारण बीजेपी में असर पड़ रहा है, या कांग्रेस में नहीं है, या एनसीपी में नहीं है। देखिए, आप अगर ममता बनर्जी का देखें तो वहां पे ये बातचीत बहुत हो रही है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के जो नेफ्यू हैं उनको वो एनकरेज कर रही हैं। ममता बनर्जी का जो पूरी पॉलिटिक्स है वो एक स्ट्रगल की पॉलिटिक्स रही है, एंड फिर वो आई हैं, और जब पावर में आई हैं, देखिए ज्यादा प्रॉब्लम जब पावर में आते हैं तब उसके बाद शुरू होती है, पावर को रिटेन करने के लिए शुरू होती है। तो ममता बनर्जी अब पावर में आई है और अब वो अपने एक परिवार के सदस्य को एज अ इनहेरिटर तैयार कर रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। हम थोड़ा सा भी एक ब्रेक लेंगे। उम्मीद है कि सिर्फ भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन चर्चा तो हो ही सकती है। चर्चा के लिए छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। अब हम बात करेंगे, स्काइप से जुड़ रहे हैं हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष कुमार, पंजाब में परिवारवाद की राजनीति को लेकर। आशुतोष, आपसे पहले भी कुछ साल पहले इसी मसले पर बात हुई है। कुछ साल बाद आप बता सकते हैं कि इसके बाद पंजाब की राजनीति में परिवारवाद के मामले में कितनी प्रगति हुई है? प्रगति तो काफी हुई है, पर अभी एक और प्रगति हुई है जो थोड़ी पॉजिटिव रहेगी आपके हिसाब से। वो है कि कांग्रेस में आपको पता होगा कि अमरिंदर सिंह जी ने वन फैमिली वन टिकट की बात करी। लाल सिंह जी को टिकट नहीं मिला, जो कि सीनियर मिनिस्टर थे। प्रताप सिंह बाजवा की वाइफ चरणजीत बाजवा को टिकट नहीं दिया गया। तो इस मामले में तो सिद्धू का भी आपको पता होगा कि सिद्धू को एक ही टिकट मिला, वाइफ को, जो उनकी नवजोत कौर सिद्धू थी, उनको टिकट नहीं दिया गया अमृतसर से, इससे वहां से नवजोत सिद्धू लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो कुछ प्रगति दिखाई है, जो कि एक आशा ये प्रगति है कि हम परिवारवाद को नहीं खत्म करेंगे, पर एक नियम बनाते हैं, वन फैमिली वन टिकट। क्योंकि एक फैमिली से 4-4 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो अब ये रूल है। वाह, क्या बात। हाँ, ये मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह जी को एक तरह से उनको अच्छा रहा, क्योंकि उससे उनको ज्यादा, वो हमेशा कहते रहे कि मुझे पिछली बार 2012 में खुली छूट नहीं मिली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, ठीक है। तो उनको शायद इस तरह से फायदा हुआ, क्योंकि ये जो लीडर्स बैठते हैं तो ये अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब आप देख लीजिए अकाली दल में क्या हुआ है। अकाली दल में आपको कितनी फैमिलीज मिल जाएंगी, कितनी फैमिलीज हैं वहां पर? जैसे हमने उत्तराखंड में 8 प्रकार के परिवारों की खोज की है। मैंने सुना, आपने बड़े सारे फैमिलीज बताई। तो एक बादल फैमिली तो है ही है, जिसके कैबिनेट में करीब 5-6 मेंबर हैं। अब बादल साहब हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बहू हैं जो राजनीति में है, उनकी जो बेटी की शादी हुई है आदेश प्रताप कैरो, वो भी कैबिनेट में थे। उसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया हैं, जो कि हरसिमरत बादल के भाई हैं। तो बहुत सारे लोग, जो एक्चुअली कहा जाता है कि अकाली दल के जो फैसले होते हैं वो तो परिवार में हो जाते हैं, तो पार्टी से ज्यादा फिर पंजाब पर लाद दिए जाते हैं। हाँ, पहले परिवार में लेके पंजाब पर लागू कर दिया। आपने देखा होगा कि अकाली दल में तो कोई बहस होती नहीं है, कोई खींचतान होती नहीं है। उन्होंने टिकट अपने अनाउंस कर दिए और फैमिली बैठ गई और उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो इस तरह से तो अकाली दल में एक समय, देखिए रवीश जी, कि जो बादल साहब हैं, प्रताप सिंह बादल, वो एक सरपंच थे
गुरचरण सिंह तोड़ा जो बहुत ही जो एसजीपीसी के 27 बार वो अध्यक्ष रहे, वो बहुत मतलब पहुंचे हुए राजनीतिज्ञ थे, वो भी सरपंच से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। तो बहुत सारे अकाली राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनीतिक यात्रा एक सरपंच के तौर पे, गांव के तौर पे शुरू की। पर वो अकाली दल वो पार्टी रही नहीं, अब वो मूवमेंट पार्टी नहीं है। अब अकाली दल एक तरह से कांग्रेस के रूप को स्वीकार कर रही है, मेन स्ट्रीम कांग्रेस से लड़ते लड़ते सारी पार्टियां कांग्रेस हो जाएंगी, तो फिर एक दिन कांग्रेस को कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा। कांग्रेसाइजेशन, दूसरी पार्टियां हम ओरिजिनल है, बाकी ये डुप्लीकेट कांग्रेस है। पर आशुतोष, मैं ये जानना चाहता हूं खाने की कोशिश कि की अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, आपने कहा कि बादल परिवार के अलावा भी कई परिवार हैं, तो एक दो का नाम अगर उल्लेख कर दें तो। एक तो आपको मजीठिया परिवार है। हाँ, और देखिए ना, बादल साहब ने जो शादी करी, जो कैरों साहब थे, प्रताप सिंह कैरों, वो कांग्रेस के थे, 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब में। तो ये बादल साहब ने अपनी बेटी की शादी कैरों परिवार में की, और उसके बाद आदेश प्रताप कैरों, जो उनके लड़के हुए प्रताप सिंह बाजवा थे, उन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया। तो एक तरह से जो शादियां हुई है ना, ये दो परिवारों के बीच में नहीं हुई है, दो राजनीतिक दलों के बीच में भी हुई है। अब देखिए तो जो सिमरजीत सिंह मान है, उनकी वाइफ और अमरिंदर सिंह की वाइफ दोनों सगी बहनें हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना, वो लॉपसाइडेड पॉलिटिक्स है। पंजाब में आपको पता होगा 31.94% दलित हैं, 34 सीटें 117 में रिजर्व्ड हैं दलितों के लिए, पर उनका कहीं राजनीतिक जो शक्ति है उसमें कोई सरोकार नहीं है। और सिर्फ दलितों की बात छोड़िए, बहुत सारे जो कम्युनिटी हैं, तो एक जाट कम्युनिटी जो है वो पंजाब की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से आशुतोष, अभी मैं कंचन चंद्रा का लेख इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि इसमें वो कहते हैं कि जितने भी परिवारवादी हैं उनमें 50% से ज्यादा अपर कास्ट वाले हैं, है ना, समाज के, उनका परिवार रूल करता है। आप बता रहे हैं कि पंजाब में 31% दलित हैं। क्या दलितों के भी कोई परिवारवाद के लक्षण उभरे हैं क्या, या वो भी इन जट जो अपर कास्ट सिख हैं उनकी राजनीति से कंट्रोल होते हैं? पंजाब में मुझे याद है 2008 में हमने वर्कशॉप किया था सरपंचों की, तो हमें बताया गया कि जो सरपंच जो पंचायत में जो सीटें रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, उनकी भी नीलामी होती है। तो हर एक गांव में 2-3 परिवार होते हैं, एक परिवार जो है कांग्रेस का पक्षधर होता है, दूसरा परिवार जो है वो अकाली पक्षधर होता है। तो ये पोस्टें नीलामी होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पंजाब में किस दलित को टिकट मिलेगा, ये उनके हाथों में नहीं होता है ना। अब जैसे अकाली दल ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं दलितों को, वो अकाली दल, वो दलितों का कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने को क्लेम किया और उनको टिकट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। टिकट जिसको भी देना चाहेंगे वो देंगे, तो शक्ति उनके हाथ में नहीं है। ठीक है आशुतोष जी, एक और बात बताइए कि आम आदमी पार्टी वहां एक नई पार्टी उभर रही है, क्या उसके भीतर भी इस नएपन में परिवारवाद के लक्षण आपको दिख रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी की तो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो यही है कि उन्होंने टिकट जिनको दिया है वो राजनीति में पहली बार आए हैं। अच्छा, वो राजनीतिक परिवारों से बहुत कम कैंडिडेट हैं, लेकिन तो इसलिए वो एक प्रोफेशनल्स, हाँ, राजनीतिक परिवार से बहुत कम लोग हैं, और वैसा कोई खास परिवार से कोई नहीं आया जी। तो वो परिवारवाद तो अभी आम आदमी पार्टी में नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो एक तरह से वो क्लेम कर सकते हैं। और शायद यही एक वजह थी कि अमरिंदर सिंह ने ये एक फॉर्मूला बनाया। तो एक वजह तो मैंने आपको ये बताई कि उनके लिए आसानी हुई, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिली, और दूसरा उनको फायदा ये हो गया कि वो आम आदमी पार्टी की जो ये थी कि भाई कांग्रेस में भी परिवारवाद चल रहा है, लाल सिंह हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उससे उनको फायदा हुआ। आशुतोष, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी सुनीता जी से मैं बात कर रहा था यूपी की राजनीति के संदर्भ में, पर क्या वहां का जो मतदाता है पंजाब का इस बात को महत्व देता है क्या कि वो क्या चुन रहा है? चुनाव के नाम पर ये तमाशा चल रहा है क्या हर जगह देश में कि 15 प्रकार के परिवार ही चुने जा रहे हैं, तो फिर लोग चुनाव आयोग इतना तामझामी क्यों करता है? उन्हीं में सत्ता बांट दीजिए फिर। तो आम आदमी जो नौजवान है पंजाब का या यूपी का, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कि ये क्या चल रहा है? ये इनके दादा के दादा, बाप दादा पोता सब चले आ रहे हैं, कोई अच्छा हो तो चुन सकते हैं, उसके आधार पर आप नहीं कह सकते कि इनको नहीं चुनना चाहिए।
लेकिन कोई और नेता तो उभरना चाहिए ना वहां पर। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में क्यों उभर कर सामने आई? अगर आप देखें पंजाब में उन्होंने यूथ मैनिफेस्टो निकाला है। पंजाब में करीब 18% जो मतदाता हैं वो यूथ है, फर्स्ट टाइमर हैं, और उन पर आम आदमी पार्टी की पकड़ पर बन रही है। तो आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में एक अपना स्थान बनाने में सफल हुई है, 1966 के बाद पहली बार एक पार्टी आ रही है जिसको आप विनेबल पार्टी भी कह सकते हैं, मतलब वो चुनाव जीत सकती है। आज आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। तो उसकी वजह क्या है? एक वजह यह भी है कि उन्होंने दिखाया कि हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि अकाली हो या कांग्रेस हो, दोनों में जो परिवारवाद से बाहर के कुछ तो प्रतिभाशाली नेता होंगे, जो अच्छे मंत्री होंगे, उनका असर होगा। इन नेताओं के विकास पर क्या असर पड़ा? क्या इन लोगों ने भी समझौता कर लिया है? बिल्कुल समझौता किया। मुझे तो अकाली दल का ऐसा लगता है कि जब प्रकाश सिंह बादल जी को अपने बेटे सुखबीर बादल को आगे बढ़ाना था, तो एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने बहुत सारे जो अकाली नेता थे, तलवंडी थे, चंदू माजरा थे, सबके बेटों को उन्होंने टिकट दिया। और ये दौर शुरू होता है मुझे लगता है 2002 से या 2007 से, तो बहुत ज्यादा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, प्रोफेसर आशुतोष, पंजाब की राजनीति में परिवारवाद के बारे में जानकारी देने के लिए। हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिससे आप दर्शकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ब्रेक लेना पड़ेगा। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भले ही जवानों को चेतावनी दी हो कि सोशल मीडिया पर जाने पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अब सीआरपीएफ के एक जवान ने स्टिंग के जरिए खुलासा किया है कि किस तरह अफसर और उनका परिवार उसके साथियों का शोषण कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सेना और अर्धसैनिक बलों में सामंती चलन की गवाही दे रही हैं। एक जवान अपने अफसर के जूतों में पॉलिश कर रहा है, उसके घर बागवानी कर रहा है और उसके कुत्तों का ख्याल रख रहा है। ये वीडियो बनाने वाले हैं सीआरपीएफ में तैनात मीतू सिंह राठौर। राठौर का दावा है भोपाल में डीआईजी एमएस शेखावत के घर तैनाती के दौरान उन्होंने दूसरे जवानों की हालत दिखाने के लिए ये वीडियो बनाए। मैंने देखा कि वहाँ एक जवान सांप के जूते पॉलिश कर रहा है, सांप के कुत्तों का लेटरिन साफ कर रहा है, कुत्तों को टहला रहा है, कुत्तों के जूठे बर्तन धो रहा है, मैडम के कपड़े धो रहे हैं, उनकी लड़की सो रही है, उसके लिए एक जवान बैठा है कि जब वो उठेंगी तो पोंछा लगाएगा। मीतू का दावा है कि अफसरों की दादागिरी के उनके पास कई और वीडियो हैं। उन्होंने जवानों पर हो रहे शोषण पर 40 पेज की एक डायरी भी लिखी है। मीतू के मुताबिक उन्होंने इस बात की शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि अफसरों से उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मीतू के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। देखिए ऑलरेडी सारे जवान ही सीआरपीएफ में जो आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि देश की सेवा करेंगे, देश के लिए गोली खाएंगे, बट झंडे के नीचे कसम खाते हैं देश के लिए। बट यहाँ के मैंने शुरू से देख रहा हूँ कि इस तरह से जवानों को प्रताड़ित किया जाता है। बट मेरे पे यहाँ जो देखा गया रहा नहीं गया और मैंने स्टिंग्स किए। मीतू के मुताबिक अभी वो छुट्टी पर हैं और उन पर दबाव बनाने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर में दंगल की नायिका जायरा वसीम को ट्रोल किया गया, उन्हें गलत बातें कही गई उनके खिलाफ। यह खबर सबने दिखाई, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि कश्मीर के नौजवान उनके साथ भी खड़े हैं, उसके साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, कट्टरपंथियों की निंदा कर रहे हैं। बुधवार को ही जायरा के लिए कार्यक्रम हुआ और सब जायरा को देखने के लिए उमड़ पड़े। ये एक नायिका के सम्मान की घड़ी है। हर कोई उसके साथ फोटो खिंचाने को बेताब है। ये वही जायरा वसीम है जिसे ट्रोल करने की नादानी दिखाई गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी इस नई नायिका के साथ खड़े हैं। राज्य की स्पोर्ट्स काउंसिल ने उसके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा तो हर कोई जोशो खरोश में दिखा। जायरा ने कहा, अभिनय में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये मेरी नियति में था कि मैं अदाकारा बनूं और यही हुआ।
जायरा के साथ उसके अम्मी अब्बू भी थे। इस नई नवेली अभिनेत्री ने फिर अपना पहचाना हुआ डायलॉग दोहराया। एक्टिंग में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये मेरी नियति में था कि मैं अदाकारा बनूं और यही हुआ। मैं अल्लाह से खूब दुआ करती हूं। तो फिल्म के बाद ये जिंदगी का दंगल है जो जायरा वसीम जीतती नजर आ रही हैं और इस बार उनके साथ कश्मीर की आवाम खड़ी है। अगर आपकी लड़की बाहर गई है तो सोसाइटी वाले बहुत उंगलियां उठाते हैं, बट जायरा ने वो करके दिखाया जो एक कश्मीरी लड़की के मन में आ भी नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो जायरा को सपोर्ट नहीं करते, वो उसके खिलाफ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम उसे फुल सपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा बयानबाजी करके इसको विषय बनाना ठीक नहीं है। दूसरी बात, सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, अगर राज्य सरकार चाहेंगे तो वो दे सकते हैं और राज्य सरकार केंद्र को रिकमेंड भी करते हैं। अगर वो सिफारिश करेंगे तो जान बचाना, किसी को सुरक्षा देना, ये हमारा प्राथमिकता है। श्रीनगर से जफर इकबाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।